मेरा नाम तनिष्का है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेलर हूँ। आखिर वहाँ रोज रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी क्यों दिया जाता है? यह एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल का एक खौफनाक वाकया। यह रात एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरे एनुअल एग्जाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2-3 दिन रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी तो उस बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा कर उठी और मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन आया है। मैं पहले तो डर गई कि रात को इस वक्त कौन आया है और बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है, मैं जख्मी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए। इन दिनों वैसे भी शहर की हालत ख़राब बहुत चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोलूँ या नहीं। खोलो। इस बार फिर से एक औरत की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए वरना वह लोग मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी और मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया और मैंने ध्यान से उसको देखा तो वह लगभग 30 साल की खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उस वक्त वह बहुत ही परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन की आवाज़ बजने लगी। मैंने चौंक कर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वह कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और ना ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके साथ फंस जाऊंगी। सायरन की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह खुद ही घर के अंदर भागकर चली आई। मुझे होश आया तो मैं भी उसके पीछे भागी। वह कहने लगी कि अभी थोड़ी देर में पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू कर देगी, मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो जहाँ मैं छुप सकूं। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों है? वह कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता, अभी मुझे छुपा दो कहीं भी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के इरादे से यहाँ नहीं आई हूँ और ना ही पहुंचाऊंगी, मेरा भरोसा करो। उसी वक्त बाहर से स्पीकर के जरिए ऐलान हुआ कि अभी एक खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वह खुद उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वह कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपा दो वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। और उसकी बात सुन करके मैं जल्दी से उसको छत पर पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहाँ भी छुपोगी पुलिस तुम्हें ढूंढने लगी, इसलिए जान बचाने का एक हल यही है कि तुम इस पानी वाली टंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा हो रहा था लेकिन मेरी बात सुनकर उस औरत ने मुझे यूँ देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंडे पानी में उसे कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कहेगी कि इतने ठंडे पानी में कूदने से तो बेहतर है मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मगर अगले ही पल वह ढक्कन उठा करके टंकी में कूद पड़ी। मैं वहां से टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चली गई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने 2 पुलिस महिलाएं और बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, जो दरवाज़ा खोलते ही अंदर घुसते चले आए। वह मेरे घर की तलाशी लेने लगे और महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी कि तुमने किसी को देखा तो नहीं या तुमने किसी को अपने घर में जगह तो नहीं दी। मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर चले गए तो मेरी जान को बनाई। मेरी सांसें अटकने लगी कि कहीं इनको पता न चल जाए कि औरत कहाँ है, मगर इतना मुझे यकीन था कि इनका ध्यान ऊपर वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वो लोग खाली हाथ नीचे चले आए। पहले वाला कहने लगा, मैडम जी वह इस घर में नहीं है, मेरा ख्याल है कि वह इस इलाके से निकल गई है। बातें करते वक्त वह सब घर से बाहर निकल गए तो मैंने सुकून की सांस ली। उनकी आपस की बातों से पता चला कि वह लोग मुंबई जेल से इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। पुलिस वालों के जाने के कुछ ही मिनट में मैं जल्दी से ऊपर गई, टंकी का ढक्कन हटा करके उसे बाहर निकाला। ठंडे पानी की वजह से वह थर-थर काँप रही थी। अगर मैं 10 मिनट और वहां न जाती ना तो शायद उसको मरा हुआ पाती। मैं उसको नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बैठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो उसको थोड़ा होश आया। मेरे कपड़े बदलकर वह रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा अब इसकी मदद ही कर रही हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर आती हूँ। मैंने उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास ले आई। ना जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वह एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसकी हालत में सुधार आ चुका था। अब मैंने उससे बात की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं है कि आप एक मुजरिम है, लेकिन
पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है? और यह कह रही है कि मुंबई जेल से एक मुजरिम औरत फरार हुई है, तो क्या आप वाकई में मुजरिम है? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहाँ की जेलर हूँ। मैंने कहा, क्या? यह सुनकर कि वह मुंबई जेल की जेलर है तो मेरे तो होश ही उड़ गए। एक जेलर के पीछे पुलिस, लेकिन क्यों? मैंने पूछा, आप जेलर होकर मुजरिमों की तरह क्यों भाग रही हो? तो वह कहने लगी कि एक बड़ी लंबी कहानी है, तुम सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है, अब आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी। क्योंकि मैं यह सब आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने भी मुंबई की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ के क्या हालात है। तो कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने को हो रहा है तो सुनो। मेरा नाम सीता है और मैं एक बहुत अच्छे और इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में हवलदार थे। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था और यही समझाया था कि अपने काम से हमेशा वफादार रहना चाहिए, चाहे काम कितना ही मामूली क्यों ना हो और रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा। कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी जिंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपये भी रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा। पिताजी के साथ के दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए और अच्छी जिंदगी गुजारने लगे थे, मगर हमारा गुजारा गरीबी के कारण मुश्किलें से ही हो रहा था। मैं पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए अक्सर मैं घर के हालात से तंग आकर के उनसे कहती थी कि पिताजी, आप अपने साथ के लोगों को ही देख लीजिए, उन्होंने किस कदर तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में सब तरह के ऐशो आराम है, उन लोगों के घर रोजाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ वही रूखी सूखी, और हम लोग तो दिवाली पर भी अच्छे पकवान नहीं बना पाते। हमें तो कुछ अच्छा देखने को ही नहीं मिलता, खाना तो दूर की बात है। बच्चे कितने अच्छे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं और हम लोग तो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, बाद में हमें नौकरी भी वैसे ही मिलेगी, कोई भी छोटे से क्लर्क जैसी। पिताजी हंसकर कहते, बिटिया रानी, तू फिक्र ना कर, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है। मैं मजाक मजाक में कहती, क्यों पिताजी, क्या मैं मुंबई जेल के जेलर बनूंगी? पिताजी कहते, तो इस पे इतनी हैरानी वाली क्या बात है, तू अच्छे नंबरों से परीक्षा पास कर लेगी तो लग जाएगी। और मैं हंसकर कहती, पिताजी, आप भी किस जमाने में जी रहे हैं? मेरी सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले तो हमारे हालात नहीं। पिताजी ने कहा, हमें न किसी सिफारिश की और न ही किसी को रिश्वत देने की जरूरत है। कभी भी जिंदगी में इन चीजों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे पिताजी का तो वह हाल था कि वह ईमानदारी और फर्ज पर अपनी जान दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में पढ़ने लग गई थी। बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लग गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी मुंबई की जेल का जेलर बनना है और इसके लिए मैंने जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगी और टेस्ट भी दे दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो मेरी विनती भी सुनी जाएगी और ऐसा ही हुआ। मैं मुंबई की जेलर सिलेक्ट हो गई। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे जिंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया था। पिताजी ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा था कि जेल में अलग अलग तरीके की परेशानियां तुम्हारे सामने आएगी, बस ख्याल रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। मुंबई जेल एक बड़ी जेल थी और औरतों की एक बड़ी तादाद वहां पर कैद थी। शुरू के दिन थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे पास एक पावर थी। मैं वहां सैल्यूट करती तो मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता था। सीता यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गई। मुझे उनका यूं चुप होकर रुक जाना बेचैन कर गया। मैं उनकी कहानी में यूं खो गई थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यह सब मेरे सामने हो रहा हो। मैंने बेचैनी से कहा, सीता, फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। वह सांस लेकर दोबारा से शुरू हो गई तो मुझे तसल्ली हुई और बताने लगी, वहाँ औरतों को उनके जुर्म के मुताबिक कैद किया गया था। रोज सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे और उसके बाद औरतें नाश्ता करती थी और उसके बाद उनसे काम शुरू करवा दिया जाता था। वो सिलाई करती थी और जो नौजवान लड़कियां थी उनको पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि वह वहां से निकलने के बाद कुछ बनकर निकले। शाम को सूरज डूबने के बाद और जब रात होने को आती तो उनका खाना दिया जाता था और उनको वापस जेल में भेज दिया जाता। शुरू के दिनों में इतना अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ किस किस के ग्रुप बने हुए थे, मगर धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि इस औरत ने किसके साथ और क्यों दोस्ती करके रखी है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन उससे कहीं बढ़कर खौफनाक होती है जेल। औरतें बहुत खतरनाक जुर्म में पकड़ी गई थी, उनको अलग अलग सेल में रखा जाता था। मुझे अपना काम करने में ज्यादा दिलचस्पी होती थी, मगर दूसरी कांस्टेबल को ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी। लगता था जैसे उन लोगों को तो पहले से ही काम करने की आदत नहीं थी, मगर मैं तो रोजाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आई थी, इसलिए न सिर्फ खुद काम करती बल्कि अपने साथ के लोगों को खूब दौड़ाया करती थी। मैं अपनी नरम दिली की वजह से बहुत मशहूर हो गई, जिसकी वजह से वहाँ की सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी और मुझसे बहुत खुश रहने लगी। औरतें बताती थी कि मुझसे पहले जो जेलर थी वह काम
काम धाम तो कुछ नहीं करती थी, बस रोब झाड़ती रहती थी और बगैर किसी वजह के जिसको मर्जी मारती पिटती रहती थी। मैंने सभी पुलिसकर्मियों को कह दिया था कि किसी भी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगा, अगर किसी ने भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैं राउंड पर गई तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज किसी वजह से उसे थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाना उसे किसने सिखा दिया। मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा। मैंने औरतों को अलग अलग तरीके से रोज़गार सिखाना शुरू कर दिए थे। मेरी ड्यूटी से वहाँ के लोग बहुत ही खुश थे और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल से सम्मानित किया गया था। वहाँ मेरे काम को खूब सराहा गया, खूब सारी तारीफ हुई। इसी दौरान मेरे लिए काला अफसर आशीष का रिश्ता आया, जिसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए चुना और मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल वैसे ही ख्यालात के थे जैसे मेरे पिताजी थे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबतें इंसान पर उसी वक्त आती है जब वह ज़्यादा ही सुख की ज़िंदगी में खो जाए। मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। उन्हीं दिनों जेल के बाहर से देसी घी के भरे हुए डब्बे अंदर आ जाने लगे। शुरू में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस किस्म की चीज़ें भेजते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोजाना देसी घी के डिब्बे जेल में आने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे यह बात हजम नहीं हुई कि यह क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा कि रोज़ देसी घी के डिब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवाता है। एक अच्छा जेलर वह होता है जिसने कैदियों में से ही अपने जासूस बना रखे होते हैं, उनको पल पल की खबरें मिलती रहे। मैंने भी एक औरत को अपने लिए जासूसी करने को कहा था। लेडी कांस्टेबल को मैंने 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया था। मेरे उस सस्पेंड से वह मेरी वफादार हो गई थी और मेरे कहने पर मुझे खबरें देती रहती थी कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए एक दिन मैंने सारे देसी घी के डिब्बे खुलवाए और अच्छे से देसी घी की तलाशी ली। उन डिब्बे में देसी घी था। मैंने उस औरत को बुलवाया जो मुझे सारी खबरें देती थी। मैंने उससे कहा कि मुझे अंदर मालूम करके बताओ कि यह देसी घी के डिब्बे आखिर आते किसके लिए और कौन इन्हें इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट बनाकर दो। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर दिन के वक्त ही होती थी और रात के वक्त एक और जेलर ड्यूटी पर आ जाती थी। दिन के वक्त किसी को ज़रूरत भी नहीं होती थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ पर क्या होता है इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती थी। इसलिए जासूस को काम पर लगा दिया। मैंने बीच में रोकते हुए पूछा, सीता क्या आपको देसी घी के डिब्बे की वजह से शक हुआ था? मेरे सवाल पर जेलर सीता ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, रोजाना ही डिब्बे देसी घी के जेल के अंदर जाते थे और मेरा अंदाज़ा बार बार यही कह रहा था कि यह नॉर्मल बात नहीं थी। मेरा अंदाज़ा बार बार यही कह रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नज़रों से ओझल है। मेरे जासूस ने मुझे आकर जो खबर सुनाई वह सुनकर ही मैं दंग रह गई। उसने कहा कि देसी घी रोज रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर और सारा स्टाफ इस बात को जानता है और उनके इस कार्य में 2-4 लोग शामिल हैं। मैं उलझन में पड़ गई कि अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों औरतों को दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने अपनी जासूस से कहा कि मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रोजाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती है। जिनके नाम बताया और उन औरतों को देख कर के मैं चौंक गई। वो औरतें पहले तो जितनी सेहतमंद नहीं दिखती थी, दुबली पतली सी थी, मगर अब देखा तो वो काफी सेहतमंद लग रही थी। जासूस ने मेरे कान में चुपके से कहा, मैडम जी, यह सारा काम इस देसी घी का। यह इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैं नजरअंदाज कर देती। मुझे एहसास था कि इस मामले की तह तक मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों के दिलों पर बिजली बनकर टूटी थी। मैंने दिन के समय घर में अपनी नींद पूरी कर ली थी ताकि वहां रात को जग सकूं। रात को 9 बजते ही मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही है। मैंने सोचा कि इसके पीछे जाकर देखती हूँ और मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी कि वह कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उसने मुझे चौकन्ना कर दिया, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में वह कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहले चौंका देने वाली बात तो यह थी कि रात के इस वक्त देसी घी खाने की क्या जरूरत थी, और जबरदस्त बात यह थी कि जेल के आखिरी वाले अंधेरे कमरे में जाने की क्या जरूरत बनती है। मैंने 2-3 दिन ही रूटीन देखा, लेकिन इसके अलावा कोई और जबरदस्त बात मेरी गिरफ्त में नहीं आ रही थी और मैं कुछ भी पूछकर इनको चौकन्ना होने का मौका नहीं दे सकती। इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी कि कभी तो मौका आएगा कि कोई और सबूत मिलेगा, और सबूत आखिर एक दिन मिल ही गया। उस दिन रात के 11 बजे थे। मैंने अपना सर मेज पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली ताकि कोई देखे तो यही समझे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे ऑफिस में कोई आया। आहट से मैंने पहचान लिया कि लेडी कांस्टेबल है। वह मुझे सोता हुआ देखकर बाहर चली गई। वह किसी से कहने लगी, लगता है जो नींद की दवा मैडम को दी थी उसने असर कर दिखाया है। मैडम सो रही है, बस कुछ ही घंटे बाकी है, इसलिए इन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वह दोनों वहाँ से चली गई।
उन लोगों के जाने के बाद मैंने सोचा यह सब क्या हो रहा है। जेल में जिसकी मुझे खबर नहीं थी और मेरे नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। इनकी बातों से अंदाजा हुआ कि जो भी हो रहा है उसी अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सकूं ऐसा क्या हो रहा है। वहां पर उठते ही मेरा सर चकराने लगा, मुझे चक्कर आ रहे थे। लगता था कि मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई गई थी उसने अब असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहीं पर सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं हुई कि मैं कहाँ पर हूँ। सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था, इसलिए घर चली गई। घर जाने से पहले इन औरतों के सेल की तरफ आई ताकि कोई बात उनके बारे में पता कर सकूं, मगर वहां पर सब कुछ ठीक लगा तो मैं वापस घर आ गई। घर आकर मैं सोचती रही कि इस कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन था जिससे वह बात करी थी। इसके बाद मैं रात को दोबारा से ड्यूटी पर गई। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की जाएगी, मगर आज मैंने वह पी नहीं, पास के ही वॉश बेसिन में बहा दी और खाली कप वहां पर रखकर आंखें बंद कर ली थी। और कुछ देर बाद वह कप लेने आई तो मुझे सोता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज में बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर निकल आई। रात के 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ की लाइट बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रहा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहां उस अंधेरे कमरे में वो औरतें रहती थी जो रोज देसी घी खाती थी। लेकिन आज वहां पर उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रखी थी। मैं एकदम उन सब पर चिल्लाई और मैंने चेक करके कहा कि यह सब क्या हो रहा है। जो नज़ारा मेरे सामने था उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल है। वो बहुत तेज सुरंग खोद रही थी। उन्होंने अच्छी खासी सुरंग खोदी हुई थी। जाने कितने हफ्तों से या महीनों से यह काम किया जा रहा था। वह औरतें कत्ल के जुर्म में यहाँ जेल में आई थी और अदालत की तरफ से उन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वह दोनों यहाँ से फरार होने के लिए सुरंग खोद रही थी और इस काम को पूरा करने के लिए रात का पूरा स्टाफ भी शामिल था। कांस्टेबल को यूं मुझे सामने देख करके सांसें रुक गई और उसके हाथों से मोबाइल नीचे गिर गया, जिससे टॉर्च ऑन करके वह उनके सर पर खड़ी हुई थी। वह सुरंग होती थी इसलिए देसी घी खाती थी, क्योंकि सुरंग खोदना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वह देसी घी खाकर रोजाना 3-4 घंटे सुरंग खोदने पर लगा देती थी। वहां खड़े खड़े मैं सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने लेडी कांस्टेबल को पूछा, और कौन कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? कल मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था और मैं सब कुछ समझ गई थी। वह कौन था? वह बहुत घबराई हुई थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं हाई कमिश्नर से बात करती हूँ। जब तुम्हें नौकरी से निकाला जाएगा तो तुम्हें पता चलेगा। मेरी बात सुनकर वह बहुत ज्यादा डर गई थी और कहने लगी, प्लीज किसी को फोन मत कीजिएगा। अभी मैंने फोन उठाई था कि मेरे सर पर किसी ने बहुत जोर से वार किया और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। होश में आई तो मैंने देखा कि मैं खुद भी जेल के ही एक कमरे में कैद थी। मुझे याद आया कि मैं फोन करके जानकारी देने वाली थी कि किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया। वह लेडी कांस्टेबल के अलावा और कहीं नहीं हो सकता था। मैंने अपना राज खुल जाने के डर से मेरे सर पर वार किया होगा। मैं होश में आई तो देखा कि वह अकेली नहीं थी। जो साथी उसका साथ देने की कोशिश कर रही थी वह साथी भी उस वक्त उसके साथ मौजूद थी। लेकिन इसके साथी को देखकर मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मुझे यकीन नहीं आया कि वह हो सकती है। वह तो नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगा था कि जैसे वह एक लापरवाह लड़की है, मगर वह इतनी घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी कामों को अंजाम देगी। फिर उन दोनों औरतों ने मुझे मिलकर कैद कर लिया था। दोनों मिली हुई थी। इन्हीं दोनों की मदद से वह कैदी औरतें सुरंग खोद रही थी और इस मदद के बदले वहां की कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए गए थे। पैसों के लालच में आकर ऐसे गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला ज्यादा गंभीर हो चुका है। जो देसी घी जेल के अंदर चेक करके आता था उसे देसी घी में खास एस्ट्रॉइड शामिल किए जाते थे, जिसके रोजाना इस्तेमाल से इंसान को उसकी आदत हो जाती है। यह देसी घी चोरी चोरी अंदर ही अंदर बेचा जाता था। यह कोई मामूली देसी घी नहीं था। यह सारा काम रात के वक्त इस जेलर की मौजूदगी में निहायत ही चोरी चुपके होता था। इस जेलर ने यह सारी बातें मुझे खुद अपने मुंह से बताई। उसने अपना सारा जुर्म मेरे सामने कबूल किया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने मुझे जस्ट दफ्तर में कैद किया हुआ है। वहां तो मैंने पहले से ही एक कैमरा लगाकर रखा हुआ था जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब भी किसी से उसका जुर्म कबूल करवाना होता था तो मैं उसको उसी कमरे में ले जाती थी और उसका बयान इसी कमरे में रिकॉर्ड हो जाता था, जो बाद में एक सबूत के तौर पर काम आता। उसने मेरी तरफ से कोर्ट को ऑफिशियली तौर पर छुट्टी का खत पोस्ट कर दिया था ताकि मेरा गायब होना पूरी तरह से किसी को पता न चले। इसके बाद उसने मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनवाकर कोर्ट को भेज दी, जिसने मुझ पर संगीन आरोप लगाए थे। इसका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम जैसे ही वह मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैं उस पर काबू पाकर वहां से फरार हो गई। तब से वह मेरे पीछे लगी है ताकि मुझे पकड़ सके। यह थी मेरी सारी कहानी, जिसको सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन थी। मैंने सारी कहानी सुनकर भी हिचकिचाते हुए सीता से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगी? जेलर सीता कहने लगी, मुझे बस किसी भी तरह वो कैमरा अपने कब्जे में करना है। उसमें सारी बातचीत रिकॉर्ड है, मगर यही
मैं सोच रही हूँ कि अब मेरा वहाँ जाना तो खतरे से खाली नहीं है। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेती तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। किसी भी तरह से मुझे उस कैमरे को हासिल करना ही होगा। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। सीता मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है, तभी तो दूसरे जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था। मैंने अप्लाई कर रखा है और टेस्ट देने जाना है। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो आपकी बेगुनाही मैं खुद साबित कर दूंगी। मैंने जेलर सीता को कहा कि मेरे सब घर वाले ऋषि के शादी में गए हुए हैं, अगर आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकती है। मगर अगले ही दिन उन्होंने अपने पति को फोन किया और उसके साथ चली गई। यह सारी कहानी जानकर इस बेचारी के लिए बहुत दुख हुआ था। सीता एक ईमानदार जेलर थी। मैंने अगले ही दिन पेपर दिया और विनती करने लगी कि मैं जेलर के तौर पर अपॉइंट हो जाऊं। मेरा मकसद सीता की बेगुनाही साबित करना था और इस मकसद के लिए ज़रूरी था कि मैं मुंबई की जेल के अंदर जाती और यह सिर्फ जेलर की हैसियत से ही मुमकिन था, जो कि शायद मैं ही कर सकती थी। मेरी प्रार्थना रंग लाई, मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। इंटरव्यू की सारी तैयारी मुझे सीता ने ही करवाई थी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई थी। मैंने वहां जाते ही पहले ही दिन देख लिया था कि वह कौन सी औरत थी जो सुरंग खोदती थी और देसी घी हजम करती थी। इन औरतों को देखकर अंदाजा हुआ था कि इनका काम अभी भी जारी है। मैंने चुपके से बड़े अधिकारियों को और लेडी कांस्टेबल का वह कैमरा भी सबूत के तौर पर साथ में भिजवा दिया, जो मुझे ठीक उसी जगह मिला था जिसका मुझे सीता ने बताया था। ठीक रात के 11 बजे जेल के सेल में छापा पड़ गया, जहाँ सुरंग खोदी जा रही थी और उन औरतों को सुरंग खोदते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लेडी कांस्टेबल और नाइट ड्यूटी वाली जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। यह सब मैंने अपनी ड्यूटी के दूसरे ही दिन किया था, क्योंकि मेरा इरादा यही था कि सच सामने लाया जाए। जेलर सीता की बेगुनाही साबित हो गई और उसे उसकी पोस्ट दोबारा से दे दी गई। मुंबई जेल की नाइट ड्यूटी और जेलर की पोस्ट सीता को दे दी गई और दिन की ड्यूटी मुझे दे दी गई। जेलर सीता ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझे कहा कि तेरा बहुत एहसान है कि तुमने मेरी मदद की, और अब मेरी जेलर सीता के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों ने पहले की तरह मिलकर जेल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया और सब कुछ पहले की तरह अच्छा होने लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।